हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चल रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस के 2019 के। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ऑडियो टर्म पर टर्म रूल इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल, मैलेबल एंड एडेप्टेबल कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस टू एडजस्ट द नीड फॉर स्पीड एंड ऑब्लिगेशन टू एक्ट फेयरली, एग्जामिन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डिसाइड केस लॉ। तो हम इसे थोड़ा हिंदी में समझते हैं। नेचुरल जस्टिस को शीघ्रता और निष्पक्षता मतलब बिना किसी एक पक्ष की सुने के साथ देने के लिए ऑडियोटम पार्टम रूल बहुत फ्लैक्सिबल, मैलिएबल एंड एडेप्टेबल कंसेप्ट है। इसे हमें केस एंड लॉ में इसे कैसे कहाँ से लिया गया है हमें इसमें ये समझाना है। तो पहले इसके की पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, जैसे हम हर क्वेश्चंस के अभी तक करते हुए आए हैं। तो इसके की पॉइंट से हमारा पहला नेचुरल जस्टिस। तो हम पहले नेचुरल जस्टिस के बारे में जानेंगे कि नेचुरल जस्टिस होता क्या है। फिर हम ऑडियो एटम पार्टम के बारे में जानेंगे और हम इसका लॉ भी देखेंगे कि हम नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट कहाँ से लिया है हमने, या ऐसा कौन सा कानून है जहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं नेचुरल जस्टिस का, और इसका एक केस भी समझेंगे। नेचुरल जस्टिस इज़ अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। नेचुरल जस्टिस एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जिसमें इंग्लिश लॉ में। अब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है और वर्ड दैट हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग विद अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी स्पेसिफिक मीनिंग किसी स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट ने दिया हो, अपने आप जनरेट हो गया हो, किसी ने कहीं लिखा ना हो, ये बस अपने आप क्रिएट हो जाता है और वो रूल्स के हिसाब से वो चीज़ फिर चलती रहती है आगे पीढ़ी दर पीढ़ी। इट्स अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज़ इवॉल्व विद द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता के विकास के साथ नेचुरल जस्टिस का रूल विकसित हुआ है। नेचुरल जस्टिस का रूल विकसित हुआ है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में इसकी बहुत ज़रूरत है ताकि हम एक पब्लिक में कॉन्फिडेंस ला सकें। जैसे आज कुछ भी होता है, कितने वाद विवाद हो जाते हैं लोगों के घर में या वो घर के बाहर, तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि हम तो तुझसे कोर्ट में निपटेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट रहता है, इसलिए हर कोई बोलता है कि हमको वहाँ पे न्याय मिलेगा, वहाँ पे हमारी कोर्ट सुनेगा, इसलिए वो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। यही कॉन्फिडेंट मेंटेन रखने के लिए नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल जस्टिस इज मीन टू प्रोवाइड fair justice to a party without any vice and without condemning unheard justice। मतलब नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट क्या है, एक रीजनेबल, मतलब कोई भी ऑर्डर हो या कोई भी वर्डिक हो किसी भी केस में, वो एक रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और बायस नहीं होना चाहिए। मतलब कोई एक गया केस लेके कोर्ट में, जिसके खिलाफ वो केस कर रहा है बिना उसकी सुने वर्डिक दे देना, ये नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट के खिलाफ है। और हर वर्डिक, हर ऑर्डर में एक रीज़न लिखित होना चाहिए जज का। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी एक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ अपोजिट माना जाता है। अब नेचुरल जस्टिस कहाँ से लेते हैं हम इनडायरेक्टली, तो हम उसकी बात करते हैं। अब नेचुरल जस्टिस इनडायरेक्टली इंश्राइंड इन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेचुरल जस्टिस इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, अब वो कौन कौन से आर्टिकल से लिया गया है अब हम ये भी देख लेते हैं। आर्टिकल 13, द आर्टिकल इनेबल्स हस टू रिव्यू द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब अगर ऐसा कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, अगर ऐसा कोई कानून बन गया है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उसे वाइड घोषित कर दिया जाएगा। जैसे आईपीसी हुआ, सीपीसी हुआ, ऐसे एक्ट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बने हैं, और अगर इनमें कुछ सेक्शंस जो या ऑर्डर या कोई रूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, वाइड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ऐसा कोई कानून कोई भी स्टेट या सेंटर बना भी नहीं सकता
आर्टिकल 13 के अंदर ये बोला गया है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब आर्टिकल 14 हमको ये कहता है कि लॉ इज़ सुप्रीम। वो कोई भी हो, गवर्नमेंट हो या वो लोग जिन्हें वह गवर्न कर रही, दोनों का ही इक्वल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, मतलब कितना ही छोटा व्यक्ति, कितना ही गरीब व्यक्ति क्यों ना हो या कितना ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, बोले से हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं हो, वहाँ पे लॉ सबके लिए कानून बराबर होता है कोर्ट में। आर्टिकल 14 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सॉरी यहाँ पे मैं टी लिखना भूल गई, तो आप लोग सही कर लेना, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, मतलब कोई भी कोर्ट सिर्फ ये बोल के ये वर्डिक नहीं दे सकती है कि इस सेक्स का है या ये उस बर्थ का है। ठीक है, मतलब ऐसे हम कितनी बार लोग जैसे बाहर किसी को गाली देनी होती है तो तुच्छता से इसके कास्ट के बारे में बोल देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा कोर्ट नहीं करेगी। कोर्ट जो भी निर्णय लेगी वो दोनों पक्ष को सुन के लेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी बिल्कुल भी। अगर वो ऐसा करती है कोर्ट तो वो आर्टिकल 15 के अंदर आ जाएगा। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है, अगर किसी इंसान ने मर्डर भी किया है तो उसने वो मर्डर क्यों किया है, किस बेस्ट पे किया है, ये कहने का अधिकार भी उस इंसान को है। वो राइट उसका आर्टिकल 19 के अंदर आ जाएगा। उससे पहले सुना जाएगा, फिर उसे सज़ा दी जाएगी, तो वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आ जाता है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट कन्विक्ट फॉर ऑफेंस। इस आर्टिकल के अंदर किसी को एक ऑफेंस की 2 बार पनिशमेंट नहीं किया जा सकता। मतलब एक इंसान को ऑलरेडी, मतलब उस इंसान ने चोरी करी है, ठीक है, एक घर में घुस के, और उसको ऑलरेडी उस चीज़ की पनिशमेंट मिल चुकी है, तो उसको दोबारा उस चीज़ के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। अगर उसने दोबारा अगर चोरी करी है तो दोबारा उसको चोरी के लिए पनिशमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसी चोरी के लिए जो उसको पनिश्ड कर दिया गया है, जिस चोरी के लिए, उसको वापस उस चीज़ के लिए पनिश्ड बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 20 के अंदर आता है। हमारा आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब हर इंसान को अपनी लाइफ का प्रोटेक्शन और अपनी पर्सनल स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे राइट टू हियरिंग, आर्टिकल 21 में राइट टू हियरिंग आ गया है ना। राइट टू सर्विस, राइट टू, मतलब कोई से भी जितने भी राइट्स है वो हमारे आर्टिकल 21 में आ जाएंगे। राइट टू हियरिंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जितने भी राइट्स हैं हमारे, आप जाके पढ़ लीजिएगा, आपको और भी राइट्स उसमें मिलेंगे, तो वो सब हमारे आर्टिकल 21 में आ जाएंगे। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, अगर किसी को गलत तरीके से अरेस्ट किया जाता है तो वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से कह के अगर उसको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है और वो कोर्ट के द्वारा अरेस्ट या किसी ऐसी चीज़ से द्वारा जिसने बिना क्राइम किए ही उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो वो इस आर्टिकल का यूज़ करके कोर्ट जा सकता है। ठीक है, ये अरेस्ट होने के बाद यहाँ पे ये आर्टिकल 22 उत्पन्न होता है। आर्टिकल 32 एंड 22 एक्ट, when the fundamental right of a citizen are violated, the aggrieved party has the option of moving either the high court, the supreme court directly। अगर इंसान के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो इंसान आर्टिकल 32 और 28 का यूज़ करके डायरेक्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। 32 का यूज़ करके वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और 228 आर्टिकल का यूज़ करके वो हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन उसको एक रीज़न देना पड़ेगा कि वो लो कोर्ट या वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट गया है तो वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गया। बिना रीज़न के वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, वरना अगर वहाँ पे उसको कोई सुनने वाला नहीं तो डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। इस आर्टिकल के अंदर इक्वल जस्टिस हम मांग सकते हैं। ये नेचुरल जस्टिस का मेन कंसेप्ट है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। कोई भी गरीब इंसान फ्री लीगल एड सर्विस भी मांग सकता है। और आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में या हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये अगर
कोई ऑर्डर दे दिया गया और उसमें अगर किसी लॉ में ये लिखा है कि इसके बाद वो अपील नहीं कर सकता, तो इस आर्टिकल का यूज़ करके वो अपील कर सकता, उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो अपील कर सकता है। आगे अगर हम नेचुरल जस्टिस की बात करें, अगर इनडायरेक्टली बोला जाए तो नेचुरल जस्टिस सिर्फ एक रीज़नेबल होना चाहिए, मतलब एक रीज़न होना चाहिए कि इस रीज़न के कारण हमने ऑर्डर दिया है। अगर वो विदाउट रीज़न अगर वो ऑर्डर होता है मतलब वो नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट के खिलाफ है और फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर रिश्तेदारी हो जज की किसी से तो उसके पक्ष में पक्षपात कर रहा है, सामने वाले की नहीं सुन रहा, उसको कोई नोटिस नहीं भेज रहा है, तो ये नेचुरल जस्टिस के, ये सारे कंसेप्ट नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होते हैं। वहाँ पे कोर्ट में कोई रिश्तेदारी नहीं चलती है और कोई अपनापन कुछ नहीं रहता, वहाँ पे फेयरनेस होनी चाहिए। एक जज को अपनी पद की एक गरिमा रखनी चाहिए। जैसे अभी आपने सुना होगा एक केस हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस का भी आया है। उस केस में सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगा था गोगोई, फॉर्मर चीफ जस्टिस गोगोई जी पे, हमारे उनके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगा था। तो जो केस जो केस का जो पैनल था, जज का पैनल था, उस पैनल को लीड करने वाले खुद गोगोई थे। तो ये एक नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट के खिलाफ हो गया। इंसान अपने ही केस में खुद जज नहीं बन सकता, क्योंकि पक्का अगर वो खुद जज बनेगा तो वो अपने इंसान के अपोजिट में ही केस का वर्डिक्ट लेके आएगा जिससे वो खुद बच सके। वो उस इंसान, ऐसा नहीं कि उस इंसान को न्याय दिलाएगा या उस इंसान को जस्टिस प्रोवाइड करवाएगा कि नहीं यार इंसान से गलत हुआ है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें क्या नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाती है। अब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो टू बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के। एक तो नमो जुडिक्स इन कोजा सुअ, ये हमारा रूल अगेंस्ट बाइस, मतलब बिना एक पक्ष की सुने दूसरे पक्ष को सुनना और फिर फैसला देना, ये हमारा नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है। दूसरा हमारा ऑडियो ऑटम पैटर्न, द राइट टू अ फेयर हियरिंग, मतलब एक फेयर सुनने का अधिकार सबको होना चाहिए, एक फेयर हियरिंग होना चाहिए। इसकी सुनना है तो उसकी भी सुनना है, और अगर उसके अपोजिट कोई अगेंस्ट वापस किसी प्लेंटिफ को अगर उसके अगेंस्ट भी कुछ बोलना है तो वापस उसको भी सुनना है। ये फेयर हियरिंग का तरीका है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में अगर बात करें तो सिर्फ ऑडियो अटम पैटर्न की ही बात की गई है, तो हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑडियो अटम पैटर्न, इसका हमारा दूसरा नाम ऑडिटर इट एट्रा पार्ट्स इज अ लैटिन फर्स्ट मीनिंग लिसन टू द अदर साइड। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है, ऑडिटर इट एट्रा पार्ट्स, इसको लैटिन वर्ड में कहा जाता है ऐसा। इसका मतलब होता है लिसन टू द अदर साइड, यानी कि प्लांटिफ की सुनी और डिफेंडेंट को उठा के सजा दे दी। डिफेंडेंट की भी सुनेगा जज, उसको भी नोटिस पहुंचाएगा। ठीक है, नोटिस पहुंचाएगा, उसको भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव करने का राइट रहेगा, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रेजेंट करके उसके थ्रू अपनी बात रखने का राइट रहेगा। उसे हम फेयर हियरिंग बोल देंगे, मतलब लिसन टू द अदर साइड, एक तरीके से जज ने दूसरी साइड की भी सुनी। इट इज़ अ प्रिंसिपल दैट नो पर्सन शुड बी जज्ड विदाउट अ फेयर हियरिंग इन विच ईच पार्टी इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एविडेंस अगेंस्ट देम। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के जाएगा कोर्ट और केस दाखिल कर देगा कि जिस इंसान ने इसका मर्डर किया है तो अब उसको सजा दे दो। जी नहीं, जिस इंसान के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है कि इसने इसका मर्डर किया है, उसको नोटिस पहुंचा के बुलवाया जाएगा कोर्ट, और ये पूछा जाएगा कि क्या तुम उसकी भी सुनी जाएगी, अगर तुमने मर्डर किया तो क्यों किया, क्या वाकई तुमने मर्डर किया है, और एविडेंस भी माने जाएंगे कि अगर तुम इसके ऊपर आरोप लगा रहे हो तो तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। ठीक है, और अगर तुमने नहीं किया है तो तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। एविडेंस के बेस्ट पर सब चीज़ें चलती हैं कोर्ट में। इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है, नोटिस। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि नोटिस पहुंचा के उसको बुलाया जाएगा और उसकी सुनी जाएगी दूसरे पक्ष की। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको भी अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हायर करके अपनी बात कहने का राइट रहेगा। हियरिंग, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसकी भी सुनी जाएगी एविडेंस। अगर उसके खिलाफ कोई ऐसे एविडेंस है तो उसे भी मौका मिलेगा कि उस एविडेंस का जवाब दे सके या अपने बचाव के लिए एविडेंस दे सके। क्रॉस एग्जामिनेशन, जैसे कोर्ट में दो एक प्लांटिफ और एक डिफेंडेंट, दोनों एक दूसरे के वकील एक दूसरे से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि ऐसा हुआ था तो ऐसा क्या होता है। वो होता है, बातें असली निकालने के लिए कभी कभी क्रॉस एग्जामिनेशन ही करनी पड़ती है। अब हम थोड़ा केस देख लेते हैं इसके बाद।
मेनका गांधी वीएस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1978 का केस है। 1978, थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे इसमें। चलो बाद में देखते हैं, ठीक है। इस केस में क्या था, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस न्यू दिल्ली आस्क्ड एट मेनका गांधी टू सरेंडर हर पासपोर्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड रिफ्यूज्ड टू इशू द रीजन शी फाइल्ड और रिट। इसमें क्या होता है, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है वो न्यू दिल्ली में, वो मेनका गांधी को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन मेनका गांधी उनसे रीज़न मांगती है कि आप किस रीज़न के बेस पे मेरा पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ऐसा कोई रीज़न नहीं लिख के देती है लिखित में। तो मैंने आपको जैसे आर्टिकल 21 में बताया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इंसान को हर चीज़ अपने खिलाफ हर कार्रवाई की इन्फॉर्मेशन लेने का हक है। तो वो हमारा आर्टिकल 21 में आ गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और बाहर जाने का भी अधिकार है, लेकिन उनने ऐसा कुछ लिखित में लिख के नहीं दिया कि उनका पासपोर्ट क्यों सरेंडर कर रहे हैं, इसलिए उनने फाइट कर दी रेट, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू हियरिंग, ठीक है। कोर्ट को भी उनको हियर करने का अधिकार है कि अगर उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है, उस चीज़ को हियर करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में ही आता है। तो आर्टिकल 21 और भी क्या कहते हैं हमारा इस केस में, हम ये भी और देख लेते हैं। आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हम किसी भी पर्सन की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकते अगर वो चीज़ लॉ में इस्टेब्लिश्ड नहीं है। तो अगर वो चीज़ वाकई गलत है और लॉ में इस्टेब्लिश्ड है तो बात अलग है, ठीक है। पर अगर वो लॉफुली नहीं है तो हम उस चीज़ को बिल्कुल भी डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 21 में राइट टू ट्रैवल भी आ रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है, राइट टू हियरिंग भी आ रहा है। बहुत सारे राइट्स हैं, अगर आप जाके पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे राइट्स मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर बना के लाऊंगी, सिर्फ यूपीएससी के नहीं, मैं आपके लिए और भी प्रीवियस पेपर सॉल्व करके आपको बताऊंगी। और प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको उसमें मेरी कुछ गलती नज़र आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, लेकिन बताइएगा ज़रूर अगर मेरे इसमें कोई मिस्टेक है तो। थैंक यू।